बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 24 है और 7.5 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी और वो थोड़ा सा काम उसका किया था। प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने 7.5 के अंदर। जिस तरह 7.3 में आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी, 7.4 में आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी थी, इसी तरह 7.5 में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इसमें हम डॉट और क्रॉस का मिक्सचर पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी। और उसको हमने डिफ़ाइन भी किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखी थी और ये सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट ए डॉट बी क्रॉस सी। और फिर 3 क्वेश्चन हमने इसके किए थे जिनमें ए डॉट बी क्रॉस सी हर क्वेश्चन में ही फाइंड हुई थी। आज हम उसका क्वेश्चन 4 कर रहे हैं और इसमें ये कहा गया है फाइंड द कांस्टेंट अल्फ़ा। एक कांस्टेंट आपको फाइंड करने का कहा गया है और कंडीशन ये गिवन है सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वेक्टर कोप्लेनर हों, यानी कोप्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन में हों। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है आपके सामने, तीनों वेक्टर एक प्लेन में आ जाए तो जिस भी डायग्राम को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो 3D नहीं होती, फिर वो प्लेन फिगर बन जाती है। और जो प्लेन फिगर हो उसका वॉल्यूम हम 0 कंसिडर करते हैं और वॉल्यूम होता है ए डॉट बी क्रॉस सी अगर हम तीनों से बनाएं डायग्राम। तो असल में होना ये है कि अगर आपको ये कहा गया है कि ये वेक्टर्स को प्लेनर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी यू डॉट बी क्रॉस सी 0 होगा। उसी को 0 रखेंगे और वहाँ से जो कंडीशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी, वहाँ से हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं हम ये बात। हम ये कहेंगे कि एज यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर हैं सो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू विच इज़ बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा 0। एंड इसका अगला मीनिंग क्या बनता है कि यहाँ आप लिखें एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट के अंदर आपने कैसे फिल करना है, पहले u लिखना है। u हमारे पास क्या है देखें, ith jth और kth कंपोनेंट लिखें 1 -2 अल्फ़ा और -1। फिर v लिखें तो 1 -1 और 2 और फिर w लिखें तो अल्फ़ा -1 और 1। ये रहे जी, ये हमने लिख दिया इसमें। अब आप देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का एक्सपेंड करना कोई बड़ा काम नहीं आप लोगों के लिए। किसी भी रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग बाय R1। सो पहला क्या आएगा 1, इसकी रो और कॉलम डिलीट करेंगे, फिर माइनस फार्मूले का, फिर आएगा -2 अल्फ़ा, फिर रो और कॉलम डिलीट कर दें और फिर तीसरा प्लस का होकर -1 आएगा और ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 0। यहाँ बनेगा -1 2 और 1, यहाँ 1 अल्फ़ा 2 और 1 और यहाँ 1 अल्फ़ा -1 और -1। आगे जो कितना मुश्किल काम है, सिर्फ जो बेसिक बात याद रखनी है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके बराबर होता है और इसका 0 होना ये शो करता है कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो -1 + 2, यह आ गया 2 अल्फ़ा और 1 -2 अल्फ़ा और यह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस -1 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। यहाँ से 1 आ गया, ये 2 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा स्क्वायर आ गया और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस। तो ये तरतीब से लिखें तो -4 अल्फ़ा स्क्वायर। अब आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा -2 इक्वल्स टू 0। नाउ इट इज़ क्वाड्रेटिक इन अल्फ़ा। फैक्टर नहीं बनते तो छोड़ दें, कोई इशू नहीं, आप इस पे लगा लें क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, अगर ये अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक है तो इसमें a 1 है, b -1 है और c कितना है -2। हेंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अल्फ़ा की वैल्यू देखें क्या आएगी आपके पास, -b + -b² -4ac/2a। तो अल्टीमेटली बनेगा ये
1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर करें माइनस 4ac करें ओवर 2a। तो सिम्प्लिफिकेशन जो है वो इसका रिज़ल्ट हमें दे रही है। देखें a इसमें हमारे पास यहाँ 4 था, तो ये जब a को 4 पुट करेंगे आप तो ये 4ac जो है ये बनना है हमारे पास सिम्प्लिफिकेशन के बाद ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस ये 16 और 32 और 133 बन जाएगा। तो अंडर रूट 33 ओवर यहाँ भी जो a है वो 4 पुट करें तो ये आपके पास आ जाता है 8। अब ये दोनों जो रूट्स आ गए हमारे पास वो सर्ड्स शेप के हैं, जिनमें कोई इर्रेशनल नंबर अगर करता है ऐसे रूट्स को हम सर्ड्स कहते हैं। तो ये अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ हमारे सामने आ चुकी हैं, तो अब आप लिख सकते हैं हेंस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, बुक में अब एक बात आप देखेंगे, बहुत से लोग बुक से आंसर क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो नई बुक है और जो पुरानी बुक है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंटिंग एरर है यहाँ थोड़ा सा। तो जो पुरानी बुक हुआ करती थी उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था। तो अब अगर आप बुक में देखेंगे तो उसमें 2 आंसर लिखे हुए, एक आंसर आपको इस तरह का मिलेगा वहाँ पर, एक थोड़ा सा रैशनल नंबर मिलेगा। ये एक लॉजिकल बात याद रखें कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कभी भी ऐसे रूट्स नहीं आएंगे कि एक रैशनल और एक इर्रेशनल होंगे तो दोनों रैशनल होंगे या दोनों इर्रेशनल नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बुक में एरर है, आंसर गलत लिखा हुआ है। एक आंसर लिखा हुआ है जो पुरानी बुक के हिसाब से क्वेश्चन था उसका, और एक जो नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन उसका लिखा हुआ है। तो आपको इससे कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा आपके सामने क्वेश्चन आएगा, नई बुक वाला आया तो नई बुक वाले आंसर काउंट होंगे, और श्योरली आना भी नई बुक के हिसाब से है। तो क्वेश्चन देख के आपका आंसर है ना, अगर ये क्वेश्चन है तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये सर्ड्स हैं, और आपने फर्स्ट ईयर में ये बात सीखी थी कि सर्ड्स एंड कम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। सर्ड्स और कम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं और होते भी दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक रूट सर्ड टाइप का है और एक रैशनल आ जाए। होंगे दोनों रैशनल होंगे या दोनों सर्ड्स होंगे। तो ये जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ आपको कि जो बुक में आंसर है उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके करेक्ट आंसर हैं दोनों। क्वेश्चन 4 हमारा यहाँ कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 5 MCQs के लेवल का है। मैं इतनी देर में लिखता हूँ, आप उसको देख सकते हैं अपने बुक से, ताकि उसको हम MCQs के लिए अटेम्प्ट करना सीखें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये MCQs के लेवल का, 2 इसके पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स MCQs के लेवल के ही हैं। पहला जो A पार्ट है इसके अंदर फर्दर फिर 4 मज़ीद पार्ट्स हैं। तो मैंने 3 अटैम्प्ट किए, एक मैंने आप पे छोड़ा है। और MCQs के लेवल के क्यों है कि यहाँ देखें 2i क्रॉस 2j डॉट के डॉट और क्रॉस मिक्स हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है तो हार्डली आपको ये 5 से 10 सेकंड का काम है। जो कांस्टेंट से पहले उनको मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 जो है ये हो जाएगा 4। i क्रॉस j, i क्रॉस और डॉट जब इकट्ठे आते हैं तो ये लॉजिकली याद रखना है कि पहले क्रॉस ऑपरेट होता है फिर डॉट। अब ये i क्रॉस j है तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 7.4 में कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से चलाएं, जैसे ये i है, ये j वेक्टर है और ये k है। i क्रॉस j करेंगे तो k आएगा, j क्रॉस k करेंगे तो i आएगा, और k क्रॉस i करेंगे तो फिर ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ की होती है। तो i क्रॉस j देखें, i क्रॉस j किसके इक्वल होगा, k के। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 × ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर आ जाएगा k। i क्रॉस j k बना और आगे भी k लिखा हुआ है, तो फिर एंड में आ जाएगा k डॉट k। सेम वेक्टर का डॉट जो है वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो k डॉट k मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, k यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो k डॉट k अल्टीमेटली 1 हो जाना है। तो 4 × 1 और एंड रिजल्ट क्या बना है इसका 4। तो ये पहला पार्ट यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में वही सेम बात है कि डॉट और क्रॉस इकट्ठे आ जाएं तो पहले आपने क्रॉस ऑपरेट करना है। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा रहने दें, j को भी बाहर रखते हैं और k क्रॉस i को पहले एक ब्रैकेट में करते हैं। साइक्लिक हो तो ये पॉजिटिव, एंटी साइक्लिक हो तो क्या होगा नेगेटिव। अब देखें k क्रॉस i है, k से i की तरफ जा रहे हैं, k क्रॉस i किसके इक्वल होगा, j के। तो ये बनेगा 3j डॉट फिर क्या आ जाएगा j, और j डॉट j जो है सेम वेक्टर का डॉट उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और j जो कि यूनिट है इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी तो j डॉट j 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका अल्टीमेट आंसर कितना है 3। एंड द लास्ट वन देखें तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम। ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ आपको दोबारा कोड करता हूँ कि a डॉट b क्रॉस c जो होता है इसको अगर हम ब्रैकेट्स में लिखें तो ये यूँ लिखा जाता है a b c विदाउट एनी साइन।
स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, कोई साइन दरम्यान में नहीं आएगा किसी किस्म का भी। तो ये होता है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आए तो ये इसका मतलब है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या बनता है, ये बनता है फिर हमारे पास आई डॉट आई क्रॉस के। और वही बात आती है कि अगर डॉट और क्रॉस इकट्ठे आए तो पहले क्रॉस ऑपरेट होगा। अब आई क्रॉस के देख सकते हैं ये रिवर्स आ रहा है, यानी एंटी साइक्लिक आ रहा है। आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर होगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस जे। और ये जो माइनस जे है, आप माइनस का साइन बाहर कर दें तो ये बन जाएगा आई डॉट जे। अब आई डॉट जे का मतलब है आई और जे का डॉट प्रोडक्ट। आई और जे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। वैसे एक प्रॉपर्टी भी याद रखें कि ए डॉट बी क्रॉस सी में दो वेक्टर सेम हो जाएं तो उसका आंसर वैसे ही ज़ीरो हो जाता है। तो ये दो आई और आई सेम थे तो हम ये सॉल्व ना भी करते तब भी इसका आंसर ज़ीरो होना था। ये प्रॉपर्टी है। ये फिर सुन लें कि ए डॉट बी क्रॉस सी में कोई से दो वेक्टर इक्वल हो जाएं, ए और बी और सी, ए और सी, तो इसका आंसर ज़ीरो हो जाता है। तो ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, वो भी तकरीबन ऐसे ही लिखा हुआ है, इस तरह के MCQs के लेवल का है, और उसके अंदर भी जो साइक्लिक प्रॉपर्टी है वो यूज़ होगी। तो मैं उसको भी एक स्टेप में आप लोगों के सामने करता हूँ। आप इसको लिख रहे हैं, मैं फिर यहाँ क्वेश्चन लिख के आपको समझा देता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने बी पार्ट लिखा आप लोगों के सामने। इसमें आपने शो करना है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू और डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी इक्वल टू 3 टाइम्स यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। अब ये सारे बज़ाहिर आपको डिफरेंट लिखे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें ये शो करना है कि तीनों इक्वल हैं, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तब जाके ये 3 टाइम्स होके ये आंसर देगा आपको। तो हमने पढ़ा हुआ है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक होती है। ये मैंने साइकिल बना के आपको बात शो की है कि यू से शुरू करें तो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, वी से शुरू करें तो वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू, और डब्ल्यू से शुरू करें तो डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी। तीनों वही लिखे हुए ये। तो तीनों चूँकि सेम होते हैं तो हम सिर्फ रेफरेंस कोड करेंगे इसका कि एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ साइक्लिक, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक होती है। अगर ये साइक्लिक होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है स्टार्ट आप यू से करें या वी से करें या आप डब्ल्यू से करें, तो ये तीनों जो हैं ये इक्वल होंगे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो जो इन तीनों का सम होगा फिर ये वाला, तो वो क्या बनेगा, हेंस सम क्या बनना है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू और प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी। ये आ जाएगा 3 टाइम्स यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था MCQs के लेवल का, कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आने के चांसेस का नहीं बन सकता। सिर्फ आपने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और कुछ भी नहीं था इसमें। तो यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें आपसे कहा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन की जो डायग्राम है वो हम पढ़ चुके हैं, जब हमने इससे पहले लेक्चर हुआ था हमारा 7.5 का लेक्चर नंबर 23 आप लोगों का। उसमें मैंने टेट्राहेड्रन का आपको बताया था कि इसका वॉल्यूम किस तरह फाइंड करते हैं। इसका वॉल्यूम भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही फाइंड करेंगे। हमें ये कहा गया है कि इसके ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये टेट्राहेड्रन के 4 वर्टिसेस हैं। टेट्रा मीन 4, टेट्राहेड्रन कहते हैं ऐसी डायग्राम 3D फिगर ऐसी कि जिसके 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। जैसे देख सकते हैं कि ये इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, पिरामिड शेप होती है ये जिस तरह। अब ये एक ट्रायंगुलर फेस ये वाला है ADC, एक ABD, एक उस तरफ है CBD और एक नीचे बेस में है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है ABC। तो आपने ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनको लेबल कर देना है। मैं यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के सामने कि लेट कर लेते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स बी। एक का नाम A रख लें, 0 1 2, ये A हो गया। इसका नाम B रख लें, 3 2 1, और फिर C रख लें आप लोग इसको, C पॉइंट्स 1 2 1 ये वाला आ गया। और आखिरी जो पॉइंट है D जो, वो ये रख लेते हैं आप 5, 5, 6। तो ये 4 पॉइंट्स मेंशन कर दिए। अब आपको जब वॉल्यूम निकालना हो टेट्राहेड्रन का तो किसी एक वर्टेक्स को चारों में से फिक्स करना है और उससे सारे वेक्टर ओरिजिनेट करवाने हैं। जैसे मैं अगर A को फिक्स करता हूँ तो A से B, A से C और A से D,
3 वेक्टर आपके बनेंगे, एक का नाम u रख लेंगे, एक का v और एक का w, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले हम फाइंड करते हैं ए बी वेक्टर और इसका नाम प्लेस कर देते हैं हम क्या, u। ये आपने 2 पॉइंट से वेक्टर बनाना सीखा, 7.1 से ऑनवर्ड आप काम करते आ रहे हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हों तो x2 माइनस x1 करेंगे, 3 माइनस 0 i हो जाएगा, 2 माइनस 1 j हो जाएगा और 1 माइनस 2 जो है वो क्या हो जाएगा, k। इसको सिंप्लीफाई किया तो u जो बनेगा आपके पास 3i प्लस j और माइनस k, ये आ गया u आपके पास। अब हम आते हैं v की तरफ, a से c बनाते हैं, a से हम c बना रहे हैं। a ये है, c ये है आपके पास। वही फार्मूला यूज़ करें, x2 माइनस x1 वाला, इसको हमने v का नाम दिया हुआ है। तो 1 माइनस 0 फिर 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2। तो ये देख लें, जो v वेक्टर आपके पास बना ये बन गया i प्लस j और माइनस k। अब रह गया तीसरा और आखिरी वेक्टर जो है, जिसको हम w कह रहे हैं, a से d। आल्सो a टू d जो बनेगा उसका नाम रखा है हमने w। वही फार्मूला सेम x2 माइनस x1 वाला, a से d की तरफ आ रहे हैं आप। तो x2 माइनस x1 i, फिर y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। तो w आपके पास आ गया 5i प्लस 4j और प्लस 4k। ये आ गया हमारे पास w। अब मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ, तीनों हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमारे पास हो गया u वेक्टर, ये हो गया v और ये आ गया हमारे पास w। ये तीन अगर देखा जाए तो ये तीन इसकी जो डिफरेंट साइड्स हैं उनके अलॉन्ग बनने वाले वेक्टर्स हैं। अब वॉल्यूम की तरफ आते हैं। नाउ अब हम फाइंड करते हैं u डॉट v क्रॉस w, जो कि वॉल्यूम के लिए फाइंड कर रहे हैं हम। u डॉट v क्रॉस w इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और इसका क्या तरीका होता है कि 3 क्रॉस 3 का एक डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा हमें, और उस डिटरमिनेंट के अंदर आपको u v w की ये कंपोनेंट्स हैं वो लिखने पड़ेंगे। तो देखें u के कंपोनेंट्स आपके पास वो लिखे हुए सामने, ये u, ये v और ये w। तो ये बनेगा, पहले u के कंपोनेंट्स आ गए आपके पास, फिर v के कंपोनेंट्स आ जाएंगे एंड देन w। तो आप इसको कहीं से भी किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय r1 से कर लेते हैं। तो r1 से एक्सपेंड करें, क्या आएगा 3, रो और कॉलम डिलीट कर दें इसके, फिर 1 आएगा, फिर रो और कॉलम डिलीट कर दें, प्लस माइनस प्लस, देखें क्या बनता है इसका सिंप्लीफाइड वर्जन। 3 इंटू 4 प्लस 4, 4 प्लस 5 और 4 माइनस 5। तो ये आ गया 24 माइनस 9 और प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो वैल्यू बनती है 24 प्लस 1 25 और 25 माइनस 9 करें तो आपके साथ आ जाएगा 16। अब ये आंसर आया u डॉट v क्रॉस w का। आपको याद होगा क्वेश्चन 1 हमने किया था 7.5 को, तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन था और मैंने आपको कहा था कि टेट्राहेड्रन का 6th पार्ट होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड था ये। और मैंने आपसे कहा था कि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के अगर हम 6 पार्ट्स करें तो उसका हर एक पार्ट जो होगा वो वॉल्यूम बनता है कि इसका टेट्राहेड्रन का। तो ये आपके पास बना वॉल्यूम ऑफ, अभी तक देखें तो पैरेललोपाइड है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 6 पे डिवाइड करेंगे तब जाके बनेगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो मैं लिखता हूँ हेंस
वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये कोई नया काम नहीं करना, इसी u डॉट वी क्रॉस w का 6 पार्ट ले लेना है, यानी इसको आपने 6 पे डिवाइड कर देना है u डॉट वी क्रॉस w को। तो 6 पे डिवाइड करें 16 को, 16 बाय 6, तो ये आंसर आपको मिलेगा 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 8/3 हो चुके। ये वॉल्यूम है तो हम कहेंगे क्यूबिक यूनिट्स है। तो ये एक बार फिर मैं ये बात रिपीट कर दूं कि सिर्फ u डॉट वी क्रॉस w जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है, जो हमने 7.5 के क्वेश्चन 1 में किया था। और पैरेललोपाइड का जो 6वां हिस्सा होता है, 6 पार्ट होता है, वो टेट्राहेड्रन होती है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम है वो उसके वॉल्यूम को 6 पे डिवाइड करने से आता है। तो हमने इसको 6 पे डिवाइड किया तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमारे पास बन गया। फर्दर मोर कुछ और बातें वैसे अपने कंसेप्ट के लिए याद रखें। अगर ये वॉल्यूम यानी u डॉट वी क्रॉस w 0 हो जाए तो इसका मतलब है ये वॉल्यूम 0 हो रहा है, और वॉल्यूम 0 होने का मतलब है कि वो स्पेस फिगर नहीं है, वो प्लेन फिगर है। तो ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में आ जाएंगे, u, v और w, जो कि हमने खुद बनाए हुए हैं। और अगर तीनों वेक्टर एक प्लेन में आ गए तो जिन 4 पॉइंट्स से ये वेक्टर बन रहे थे वो चारों पॉइंट्स भी प्लेन में आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल है 7.5 से पहले, जो कि पेपर में 2 दफ़ा पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आई है। वो एग्जाम्पल आपको मैं कराऊँगा भी, लेकिन उसमें ये लॉजिक यूज़ होती है कि आपको 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं और इससे आपसे ये कहा जाता है कि शो करें कि ये चारों पॉइंट्स को प्लेनर है। तो फिर हम चारों पॉइंट से 3 वेक्टर बनाते हैं, इस तरह ये बनाएं, और फिर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 शो करते हैं। तो 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि वेक्टर्स को प्लेनर है, और वेक्टर एक प्लेन में हो तो जिन 4 पॉइंट से वेक्टर बने थे A B C D वो चारों भी को प्लेनर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से जो ऑनवर्ड काम है, और वो करते हैं। बल्कि अगर आप वो एग्जाम्पल देखें बुक में तो आप देख सकते हैं। मैं इतनी देर में फिर यह है कि 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन का, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन है जिसमें हमने वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन टॉपिक है, फिज़िक्स में आप लोग इसको पढ़ते हैं, यहाँ बिल्कुल इसको मैथमेटिकल वे से पढ़ेंगे, और इतना पढ़ेंगे कि इससे हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हों। यानी जो कंसेप्ट इसके हैं, जो ज़रूरी कंसेप्ट हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वर्क डन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक पार्टिकल है, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल किसी पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है, और आपने इस पे फोर्स लगाई F, और फोर्स की डायरेक्शन में इसने मूव किया और ये A से डिस्प्लेस होके B पे पहुंच गया। A से B पे पहुंचने का मतलब है कि ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो जो A से B की तरफ वेक्टर बनेगा उसको हम कहेंगे वो इसका डायरेक्शन वेक्टर है AB, जिसको डिनोट किससे करेंगे, हम D से डिनोट कर लेंगे डायरेक्शन वेक्टर। फिर अगर आपसे कहा जाए कि वर्क डन क्या होगा तो आप बताएंगे जो वर्क डन है, अगर मैं इसको W से डिनोट करूं तो ये बनेगा F डॉट D, सिंपल वर्डिंग में बिल्कुल, यानी फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपने फाइंड करना होगा। बस कोई इसमें टेक्निकल बात नहीं है। इसके यूनिट्स न्यूटन मीटर या जाउज होते हैं, वो यहाँ हम नहीं लिखते, सिर्फ यूनिट्स लिखा करेंगे। सिर्फ न्यूटन मीटर या जाउज लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह फिजिक्स में आप लोग लिखते होते हैं। अच्छा, अब ये तो एक सिंगल फोर्स है। सम टाइम ऐसा भी होगा कि उस पार्टिकल के ऊपर एक ही वक्त में बहुत सारी फोर्सेज अप्लाई होंगी। जैसे मैं कहता हूँ कि इस पर 3 फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं एक ही वक्त में, F1 F2 F3। तो फिर हमें ये करना पड़ेगा, डेफिनेटली इन 3 फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होगा वो इसको डिस्प्लेस करेगा, और हो सकता है वो इसको A से लेकर B तक डिस्प्लेस कर दे। तो वो जो इनका नेट इफेक्ट होगा उसको रिजल्टेंट कहेंगे हम, और इन तीनों को ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स बनाएंगे। उस रिजल्टेंट फोर्स का फिर डॉट लेंगे डायरेक्शन वेक्टर D के साथ। तो आपके कोर्स में सिंगल फोर्स वाले क्वेश्चन भी हैं और एक से ज़्यादा फोर्सेस वाले क्वेश्चन भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे एक सिंगल फोर्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और एक वो जिसमें मल्टीपल यानी ज़्यादा फोर्सेस वो वाला क्वेश्चन भी हो जाए। तो दोनों सूरतों में आपको रिजल्टेंट के साथ डॉट लेना पड़ेगा, और तब जाके आपको मिलेगा वर्क डन। तो ये लिखने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ताकि ये आइडिया आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू हो रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 7 में आप लोगों के लिए यहाँ लिखता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 लिखा है मैंने आपके सामने। फाइंड दी वर्क डन इफ़ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स F इज़ अप्लाइड। एक पॉइंट है जिसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई हुई है, वो पॉइंट P1 है। उसने मूव किया है उस ऑब्जेक्ट को P1 से P2 की तरफ। बिल्कुल ये A और B वाली बात हो गई है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये उसका P1 पॉइंट है, यहाँ फोर्स अप्लाई हुई और फोर्स की डायरेक्शन में पार्टिकल ने मूव किया और P2 पे उसने उसको मूव करके पहुँचा दिया। P1 से P2 की तरफ जो डायरेक्शन बन रही है इसका वेक्टर बनाएंगे, डायरेक्शन वेक्टर, इसको हम D का नाम देंगे। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ बात। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो ये लिखा हुआ है।
तो इसमें एज वी आर गिवन, एक तो में फोर्स गिवन है, एफ फोर्स 4i प्लस 3j और प्लस 5k, एंड और हमें जो बनाना है डायरेक्शन वेक्टर वो बनेगा d और ये बनेगा टूवर्ड्स P2, P1 से ये बनेगा P2 की तरफ, ये हो गया। देखें P1 P2 आपके सामने है, कैसे लिखेंगे इसको हम, x2 माइनस x1i प्लस आ जाएगा आपके पास y2 माइनस y1j और फिर z2 माइनस z1k। तो ये बन गया अल्टीमेटली माइनस i प्लस 3j और प्लस 8k। लेकिन जी अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आ चुका है और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फोर्स हमारे पास पहले से थी, तो अब हमने फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट और वहीं से हमें मिलेगा वर्क डन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, नाउ जो डाटा था वो हमारे पास पूरा है। नाउ वर्क डन इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। असल में अगर आप देखें तो ये 7.5 में ना आपको रिवीजन करवाई जा रही है। कुछ क्वेश्चन वर्क डन के होंगे जिसमें डॉट प्रोडक्ट रिवाइज होगी और कुछ क्वेश्चन मोमेंट फाइंड करने के होंगे जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज होगी। तो 7.5 का जो क्वेश्चन 7 से एंड तक का काम है वो डॉट और क्रॉस की रिवीजन है। टॉपिक सिर्फ नाम बदला है कि वर्क डन है, लेकिन असल में उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट ही मेन रोल प्ले कर रही है। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के बारे में आप जानते हैं कि सिंपली आपको ith, jth और kth कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करने होते हैं। ये बन जाएगा 4 इंटू -1, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 8। तो -4 प्लस 9 प्लस 40, तो टोटल बन गया 45 यूनिट्स। अब मैंने कहा था ना कि यहाँ न्यूटन मीटर या जॉल्स लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, हम सिर्फ 45 यूनिट्स लिख देंगे। मैथमेटिक्स में ये ज़रूरी नहीं होता, फिजिक्स में आप लोगों को मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो 45 यूनिट्स का वर्क डन होता है इस केस में। तो ये था क्वेश्चन सिंगल फोर्स वाला। अब हम देखते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा फोर्सेज हों, वो वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है मैंने, जिसमें आपके पास 3 फोर्सेज गिवन है आपको। इसमें कहा गया कि पार्टिकल इज़ डिस्प्लेस फ्राम A टू B अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेज डिफाइंड बाय दिस दिस एंड दिस। 3 आपके पास फोर्सेज हैं और वो सारी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हैं और उसको डिस्प्लेस कर रही हैं A से B की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आपको इस तरह पहले बताया कि पहले इन सारी फोर्सेस का नेट इफेक्ट देखने के लिए रिजल्टेंट फोर्स बनानी पड़ेगी। तो मैंने लिखा है लेट F बी द रिजल्टेंट फोर्स। F हम कहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स है। और कैसे फाइंड करेंगे, तीनों फोर्सेस को ऐड करके। सो F इज़ इक्वल टू, देखें F कैसे फाइंड करना है, इन तीनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट फोर्स जो है प्लस सेकेंड वाली और फिर प्लस थर्ड वाली। फर्स्ट ये लिखिए आपके पास 10i, आपके पास ये है जी 10i हो गया माइनस j और प्लस 11k। ये आ गई हमारे पास पहली फोर्स। दूसरी जो फोर्स है हमारे पास वो देखें अगर आप, तो ये बनती है हमारे पास 4, 5 और 9 के साथ 4i, 5j और 9k। और जो लास्ट है हमारे पास वो है -2i प्लस j और -9k। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ith, jth और kth कंपोनेंट के ऐड कर लें। देखें 10i प्लस 4 और -2, 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 2 दोबारा क्या हो जाएगा 12, -j प्लस 5j और प्लस, तो ये आपके पास रिज़ल्ट बनेगा 5j और 11k, 9k और फिर -9 करें तो ये आपके पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 11k। लेकिन ये आपके पास होगी रिजल्टेंट फोर्स। अब ऐसे अगर देखें तो ये पुराना क्वेश्चन जो इससे पहले किया है वो बन गया ऑलमोस्ट। डायग्राम देखें वही बना लेता हूँ मैं कि अब ये है रिजल्टेंट फोर्स, जो तीनों का कंबाइन यानी नेट इफेक्ट है वो ये फोर्स होगी। ए पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होती है और उसको बी तक पहुंचा देती है और दरमियान में जो डायरेक्शन बनती है वो ए से बी की तरफ, उसका बनाएंगे डायरेक्शन वेक्टर, इसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो अब देखें आल्सो अब डी की तरफ आते हैं। चूँकि ए और बी तो हमारे पास हैं, तो जो डी वेक्टर होगा डायरेक्शन वेक्टर होगा ये बनेगा ए बी।
तो ए से बी बनाए, ए ये है, बी आप तो x2 माइनस x1 करें, x2 माइनस x1 आई, फिर प्लस y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। ये आपके पास आ चुका है। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनी देखें। सो d बिकम्स 6 माइनस 5 1, 5 प्लस 2 7 और 7 माइनस 2 5। ये लें जी। अब आपके पास अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ इनको, तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। दोनों चीज़ें मतलब कौन सी अवेलेबल हैं, एक तो आपके पास ये फोर्स अवेलेबल है, रिजल्टेंट फोर्स, और ये आपके पास डायरेक्शन वेक्टर। तो हम जानते हैं कि फोर्स और डायरेक्शन वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वही असल में वर्क डन होता है। हेंस जो वर्क डन होगा इसका, वर्क डन इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू F डॉट D। F आपके पास देखें वो लिखा हुआ है सामने 12i प्लस 5j और प्लस 11k, और ये आ जाएगा i प्लस 7j प्लस 5k। i वाला i से मल्टीप्लाई करें, j वाला j से मल्टीप्लाई करें और k वाला k से, तो 12 इंटू 1 5 इंटू 7 और 11 इंटू 5। ये आ गया 12 प्लस 35 प्लस 55। तो टोटल करें तो ये बनता है 102 यूनिट्स। अगर आप इस क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ें, आपकी बुक में लिखी होगी, तो उसमें ये कहा गया था कि ये शो करें, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन का डाटा लिखा था कि वर्क डन इज़ इक्वल टू 102 यूनिट, ये आपने शो करना था। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो 102 यूनिट होगा। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन बीच में और है जो थोड़ा सा डिफरेंट है वर्क डन का, एक वो क्वेश्चन करते हैं और आज के लेक्चर फिर यहाँ हम वाइंड अप करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 10 करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ फोर्स आपको डायरेक्टली नहीं दी हुई, इनडायरेक्टली दी हुई है। यहाँ ये कहा गया फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, एक फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 6 यूनिट, एक्टिंग पैरेलल टू अ वेक्टर, एक वेक्टर के पैरेलल एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 1 to 3 to 5 3 7। तो आपने वर्क डन बताना कितना होगा। तो मैंने जो वेक्टर दिया हुआ था ये वाला गिवन जिसके पैरेलल फोर्स है, इसको हम लेट कर लेते हैं r, लेट r बी द गिवन वेक्टर 2i माइनस 2j और प्लस k। ये r हो गया। हमने कहा कि इस r के पैरेलल एक फोर्स एक्ट कर रही है, एक्टिंग पैरेलल टू दिस। तो ये r के पैरेलल मैंने फोर्स को f का नाम दिया है। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो आप जानते हैं 7.2 में आपने सीखा था कि किसी वेक्टर के पैरेलल अगर एक वेक्टर फाइंड करना हो तो उसका क्या तरीका होता है। हमें सिर्फ ये करना होता है कि जिसके हमें पैरेलल फाइंड करना हो, जैसे यहाँ r है, उसकी डायरेक्शन लेते हैं और मैग्नीट्यूड जो हमें दी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपने 7.2 में ये काम किया था कि एक वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर फाइंड करना सीखा था, तो वो वाला काम ऑलमोस्ट हमें यहाँ करना है। तो अब r की डायरेक्शन का मतलब है r का लेंगे हम यूनिट वेक्टर और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी फोर्स बन जाएगी जिसकी डायरेक्शन r वाली है, यानी r के पैरेलल है और वो मैग्नीट्यूड 6 वाली है। तो देख लें अब, मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड फोर्स जो है, रिक्वायर्ड फोर्स जिसको हम F से डिनोट कर रहे हैं, ये बनेगी F अगर है इसका नाम रखा हुआ हमने, तो ये होगी ये वाली है फोर्स, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये बराबर होगी 6 इसकी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन कौन सी है r वाली, तो 6 टाइम r कैप। बस ये फोर्स हमें बनानी पड़ेगी। बाकी जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको भी हम बाद में a और b लेट कर लेंगे। तो a b की तरफ वेक्टर बनेगा डायरेक्शन वेक्टर d और फोर्स का d से डॉट लेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो r कैप क्या होता है आपके पास, देखिए r कैप होता है आपके पास r डिवाइडेड बाय r मैग्नीट्यूड। वेक्टर r को डिवाइड करना है उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर, तो ये आपके पास जो फोर्स बना देगा ये। तो देखें, सो F बिकम्स 6 टाइम r डिवाइडेड बाय r मैग्नीट्यूड। अब देखें r हमारे पास क्या था वो लिख लेते हैं। r हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है जिसको हमने लेट किया था 2i माइनस 2j
और प्लस के। और अगर मैग्नीट्यूड लिखें इसका तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस फिर 1 का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल बन जाएगा 2i माइनस 2j और प्लस के। और मैग्नीट्यूड देखें कितनी बनती है इसकी हमारे पास 4 + 4 + 1 यानी 8 + 1 9, 9/2 क्या 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, और 3 को यहाँ से कैंसिल कर दें तो फोर्स आ गई 4i + 4j और प्लस 2k, ये आ गई हमारे पास फोर्स। अच्छा अब इन दो पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। लेट ए पॉइंट आप रख लें ये वाला 1, 2, 3 और बी पॉइंट आप रख लें 5, 3, 7 ताकि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी बना सकें। अब डी वेक्टर कैसे बनेगा, चूँकि ए से बी की तरफ पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k। तो ये हो गया 4i प्लस j प्लस 4k। ले लीजिए अब दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, हम ज़रा हाईलाइट कर देते हैं। फोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है और डायरेक्शन वेक्टर भी हमारे पास अवेलेबल है। इन दोनों का डॉट लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हेंस वर्क डन इज़, अगर W से डिनोट करें तो ये होगा F.D। F आपके पास 4i माइनस 4j प्लस 2k है और D आपके पास 4i प्लस j प्लस 4k। i वाला i से मल्टीप्लाई करें 4 4 और माइनस 4 × 1 आ जाएगा और 2 × 4 आ जाएगा। तो 16 माइनस 4 प्लस 8, तो ये आ गया आपके पास टोटल अगर देखें तो 20 यूनिट्स, ये आ जाएगा वर्क डन। यहाँ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट काम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।